नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। पीसीबी के मानकों के हिसाब से हवा खराब श्रेणी के करीब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 के पार पहुंच गया है। 300 से 400 तक बहुत खराब श्रेणी की मानी जाती है हवा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब हवा में प्रदूषित फैला हुआ है और ऐसे में एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 के पार पहुंच गया है। 300 से 400 तक बहुत ही खराब श्रेणी की हवा मानी जाती है और देहरादून में हवा की गुणवत्ता भी अब खराब हो गई है। पीसीबी के मानकों के हिसाब से हवा खराब हो गई है और संवाददाता अरुण सैनी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की हवा हो गई अब उत्तराखंड की, देहरादून की खासकर? अरुण, आपको आवाज मिल पा रही है? तो आपको बता दें कि देहरादून की हवा एक बार फिर से खराब हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 के पार पहुंच गया है और ऐसे में 300 से 400 तक जो श्रेणी आती है उसमें काफी खराब हवा मानी जाती है। पीसीबी के मानकों के हिसाब से हवा खराब की श्रेणी में आ गया है देहरादून। एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 के भी पार पहुंच गया है। राजधानी देहरादून की हवा अब खराब होती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि समय समय पर इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी देखा गया है कि हवा खराब हो गई राजधानी देहरादून की। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 150 AQI से भी ऊपर पहुंच गई है हवा और ऐसे में देखा जा सकता है कि काफ़ी खराब हवा भी मानी जा रही है अब देहरादून की। जी विशाल, देखिए देहरादून में लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है और अभी तक की अगर पीसीबी के मानकों के तहत बात की जाए तो देहरादून की जो हवा है वो खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। ऐसे में जो खराब श्रेणी है वो 100 से ऊपर जो है खराब श्रेणी हवा की मानी जाती है और ऐसे में देहरादून की अगर AQI की बात करें यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो करीब 150 के पार देहरादून का AQI पहुंच चुका है। और ऐसे में वही बात की जाए ऋषिकेश का जो AQI है वो भी करीब 100 से 150 के बीच में है। इसी तरह से काशीपुर का भी इसी तरीके से 100 से 150 के बीच में है। और अगर बात की जाए पीसीबी के मानकों के तहत 300 से ऊपर अगर AQI पहुंचता है तो वो बहुत ही खराब श्रेणी में माना जाता है, जिससे कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। जो स्वास्थ्य के मरीज होते हैं जिन्हें अस्थमा की दिक्कत होती है, उन्हें काफ़ी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है, काफ़ी परेशानियां भी होती है। इसी के साथ साथ ही बच्चों और ख़ासतौर पर जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें भी इससे कई बीमारियां होने का खतरा जो है वो लगातार बना रहता है। तो ऐसे में अब देहरादून का जो AQI है वो लगातार जिस तरीके से खराब श्रेणी में पहुंच रहा है, काफ़ी चिंताजनक विषय भी है। और ऐसे में अब आने वाले समय में इसको लेकर किस तरीके से जो है AQI पर कार्य होता है, क्योंकि लगातार जो है गाड़ियों का बोझ भी बढ़ रहा है और लगातार ट्रैफिक भी देहरादून में बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये भी एक कारण हो सकता है कि पोल्यूशन जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे में आने वाले समय में इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, किस तरीके का फॉर्मूला लाया जाता है या कोई ऐसा जो है कार्य किया जाता है, कोई ऐसी चीज लाई जाती है प्रदेश के अंदर खासतौर पर देहरादून के लिए, क्योंकि देहरादून जो है राजधानी भी है और अस्थायी, हालांकि अस्थायी राजधानी है, लेकिन ऐसे में काफी जो है बोझ देहरादून में रहता है वाहनों का। तो आने वाले समय में इसको लेकर क्या कुछ कार्य किए जाते हैं, ये भी देखने वाली बात है। अरुण, अक्सर ऐसा होता है कि बाहरी राज्यों के लोग उत्तराखंड में घूमने के लिए आते हैं ताकि उन्हें एक अच्छी हवा मिल सके, बेहतर पर्यावरण मिल सके, लेकिन अब यहाँ पर भी हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। तो क्या इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने की चर्चा है? जी विशाल, बिल्कुल। देखिए देहरादून अपनी हरियाली के लिए और यहाँ के शांत वातावरण और अच्छी हवा के लिए जाना जाता है। और ऐसे में लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से साल दर साल जो देहरादून का AQI है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और खासतौर पर सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा AQI जो है वो बढ़ता है। तो ऐसे में अब इसको लेकर आगे सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, क्या कुछ ऐसा फार्मूला देहरादून के अंदर लाया जाता है जिससे जो देहरादून की हरियाली है वो बनी रहे और ऐसे में AQI है वो भी खराब श्रेणी से नीचे रहे। कितने पेड़
लगाए जाएंगे, कितने पेड़ों को, क्योंकि विपक्ष लगातार ये भी आरोप लगा रहा है कि पेड़ों का कटान जिस तरीके से देहरादून में हो रहा है, ये भी एक कारण है। क्योंकि आशारोड़ी के जंगलों की अगर बात की जाए तो तमाम वहां पर कई पेड़ काटे गए, सरसारा रोड की बात की जाए तो इस तरीके से पेड़ों का कटान भी हुआ है। तो ऐसे में विकास के साथ साथ पर्यावरण को किस तरीके से संरक्षित रखा जाए, इसको लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठाई है, ये तमाम चीजें जो है वो देखने वाली होगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून में हुए भीषण सड़क हादसे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पूरे शहर भर में रात को किसी भी नाके पर पुलिस बल की तैनाती नहीं रहती है। शहर में दिन ढलते ही सड़कों के किनारों पर लोग शराब पीते हुए नजर आते हैं और अब तो प्रदेश सरकार ने 10 कदम की दूरी पर शराब की दुकानें खुलवा दी हैं। ऐसे में दुर्घटनाएं होना स्वाभाविक है। जिस दिन घटना हुई उस दिन आप पूरे शहर में चेकिंग कर रहे हैं, आप पब्स में छापे मार रहे हैं। इसका मतलब शहर के अंदर ये खुलेआम चल रहा था। घटना होने के बाद 6 जिंदगियां, 6 जवान, जिनका पूरा भविष्य, उनका परिवार खत्म हो गया। आप समझिए कि परिवार में 6 चिराग बुझ गए। उसके बाद आप छापे मार रहे हैं। शहर के अंदर जिस प्रकार से क्लब कल्चर शुरू हुआ है, रात को लेट नाइट पार्टी चल रही है, शराब चल रही है, जगह जगह 10-10 कदम में विदेशी मदिरा की दुकानें सरकार ने खुलवा दी हैं। कदम कदम पे अंग्रेजी शराब के ठेके हैं। शराब सरेआम सड़कों में गाड़ी खड़ी करके शराबें पी जा रही हैं। शहर के अंदर तमाम व्यवस्था चरमराई हुई है। सरकार को जागना चाहिए, पुलिस को जागना चाहिए। जिस दिन एक्सीडेंट होता है 4 दिन जागते हो, उसके बाद सो जाते हो। तो विपक्ष के नेता लगातार सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, किस तरह के आरोप लगाए भी जा रहे हैं सरकार पर और क्या माने किस तरह की व्यवस्थाएं हाल फिलहाल में राजधानी में बनी हुई हैं? जी बिल्कुल विशाल, जिस प्रकार से राजधानी देहरादून की बात करें या इसके आसपास के क्षेत्रों की बात करें, लगातार सड़क दुर्घटनाओं के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक भीषण सड़क हादसा हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। उसके अगले ही दिन जब वो सड़क हादसे की खबर लोगों तक पहुंची थी, उसी बीच एक दूसरा सड़क हादसा होता है। फिर कल रात ही एक सड़क हादसा रिस्पना पुल पर होता है। तो लगातार जो सड़क दुर्घटनाओं के मामले हैं वो लगातार थम नहीं रहे हैं, लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और ऐसे में विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है। खासकर स्मार्ट सिटी देहरादून की बात करें तो यहाँ के मामलों पर विपक्ष ज़्यादातर हमलावर है कि आखिरकार सरकार ने 10 कदम पे ठेके खोल दिए हैं। बच्चों में नशे का जो चलन है, सरकार बात ड्रग्स फ्री उत्तराखंड की करती है, लेकिन नशे का चलन बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं जो शराब के ठेके हैं वो लगातार खुल रहे हैं। इसी के साथ ही पुलिस की जो चेकिंग है वो नहीं हो पा रही है। नाकाबंदी राजधानी देहरादून में नहीं है। इसी के साथ ही स्ट्रीट लाइटें जगह जगह पर ख़राब हैं, सीसीटीवी कैमरे जगह जगह पर ख़राब हैं। सरकार जो है ट्रैफिक व्यवस्था मैनेज करने में पूरी तरह विफल है। ऐसे तमाम आरोप जो है विपक्ष सरकार पर लगा रहा है। तो अब क्या माने कि किस तरह की तैयारियां भी हैं, किस तरह से पुलिस की बैरिकेटिंग भी की जाएगी? क्योंकि अक्सर ये देखा भी जाता है कि रात के समय में जो पुलिस की बैरिकेटिंग होती है वो थोड़ी कम दिखाई देती है और शायद यही कारण है कि विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। जी बिल्कुल विशाल, कहीं ना कहीं जो बैरिकेडिंग की बात है वो निश्चित रूप से रात को कहीं ना कहीं कम देखने को मिलती है, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था में हो, क्योंकि तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो आबादी वाले क्षेत्र हैं जहां पर बड़े वाहनों का आना जाना होता है, वहां पर बैरिकेडिंग अमूमन नहीं लगाई जाती है। इसी के साथ ही देहरादून की मैं बात करूँ, राजपुर रोड है, ONGC मार्ग है, आपका हरा वाला मार्ग है, ऐसे तमाम स्थानों पर जो है बैरिकेडिंग कम होती है और अमूमन इन्हीं स्थानों पर जो है एक्सीडेंट की घटनाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है अब सतर्क अलर्ट मोड पर आ गया है। लगातार ऐसे स्थानों पर बैरिकेडिंग की जा रही है, सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, CCTV कैमरों को सुधारा जा रहा है कि आने वाले समय में अब इस प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसके लिए तमाम प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या माने कि अब आगे के क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि राजधानी में स्मार्ट सिटी के काम भी तेजी से हुए और स्मार्ट सिटी के कामों पे तो सवाल उठ ही रहे हैं। साथ ही जब ये एक्सीडेंट हुआ तो उस दौरान CCTV कैमरों पर भी बात आई हिमांशु, और ये कहा गया कि CCTV कैमरे वर्क नहीं कर रहे थे। तो क्या इसको लेकर के भी कोई एक्शन में है सरकार?
जी बिल्कुल विशाल, कहीं ना कहीं डीएम ने पिछले हफ्ते ही जिस प्रकार से समीक्षा बैठक स्ट्रीट लाइटों और सीसीटीवी कैमरों के लिए की थी, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई संज्ञान उस चीज़ पर नहीं आया है। अब देखने वाली बात होगी कि जिलाधिकारी देहरादून किस प्रकार का संज्ञान लेते हैं, स्ट्रीट लाइटों को कब तक सुधारा जाता है, और खासकर स्पीडोमीटर हुआ और स्पीड ट्रैक करने के लिए सीसीटीवी कैमरे हैं। हालांकि जब हमने एसपी सिटी प्रमोद कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि अब हाईवे जो शहर के बाहरी क्षेत्र हैं, हाईवे वाला जो एरिया है वहाँ पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ऑनलाइन चालान का काटने की प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है। इसी के साथ ही शहर में भी जो व्यक्ति संदिग्ध हालत में मिलता है, जिस पर शक होता है, उसका भी लगातार चालान किया जा रहा है। स्पीड नियंत्रण करने के लिए लोगों से आग्रह किया जा रहा है। इसी के साथ ही जो पेरेंट्स हैं उनसे ये खासा अनुरोध किया गया है कि आप अपने नाबालिग बच्चों को जो है वाहन ना दें। इसके साथ ही ओवर स्पीडिंग का बच्चे विशेषकर ध्यान रखें। इसके साथ ही नशे अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करता है तो उस पर भारी से भारी जुर्माना अब लगाया जाएगा। बिल्कुल हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। धर्मनगरी हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। घाटों पर आने वाले श्रद्धालु मां गंगा के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान से उन्हें आत्मिक शांति मिलती है। स्नान का बहुत महत्व है। ये कार्तिक महीना भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है और इसमें सब स्नान तुलसी की पूजा करी जाती है। सुबह 4 बजे उठ के स्नान होता है, तुलसी पूजा होती है, तुलसी का सारा जो स्नान करते हैं, फिर यहाँ आके गंगा स्नान करते हैं और उसमें 365 बत्तियां जलाते हैं और अपनी तुलसी की परिक्रमा करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि इस समय आस्था का पूरा भरमार लगा हुआ है। हर इंसान देश मतलब यूपी के और अपने इंडिया के कोने कोने से यहाँ पे दर्शन करने, पुण्य प्राप्त करने आया हुआ है और बहुत से लोग हैं जो अपना पिंड दान करने आए हैं और जितने भी अपने पूर्वजों से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे करने आए हैं। तो आज के स्नान से ये प्राप्त होता है कि मतलब बोला जाता है एक तरीके से कि जो धार्मिक जगह होती है वहाँ पे स्नान करने से 100 गुना या 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। उसी तरीके से कि इस जगह की, हरिद्वार की, एक अलग ही। और संवाददाता मनोज कश्यप फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से काफी भीड़ भी आज देखी जा रही है गंगा घाटों पर, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं पुलिस प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, देखिए विशाल, कार्तिक पूर्णिमा का आज स्नान है। सुबह से ही हमने देखे कि लगातार जो श्रद्धालु है वो गंगा स्नान के लिए घाटों पर पहुंचने लगे थे। हालांकि हमने देखे कि ब्रह्मकुंड घाट पर सुबह से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है 4 बजे से ही स्नान करने लगे थे। हालांकि जो यहाँ पे जो स्नान को लेकर जो श्रद्धालु थे देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रदेशों से आते, वो एक दिन पहले से हरिद्वार की तमाम जो होटल धर्मशालाएं थी वो फुल नजर आ रही थी। हालांकि हमने देखे कि स्नान को देख पुलिस प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर ली गई थी। हरिद्वार एसएसपी प्रविंदर सिंह डोभाल के द्वारा एक दिन पहले तमाम जो पुलिस बल था उसको ब्रीफ किया गया। तो कहाँ इसकी ड्यूटी है उसके लिए बताया गया था, क्योंकि हमने देखे विशाल की संख्या लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, तो इसको लेके पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी होती है, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते, बड़ा स्नान पर्व होता है कार्तिक पूर्णिमा का, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती हम कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के लिए होती है। लेकिन जिस तरीके से आज सुबह से गंगा घाटों पर स्नान पर्व चल रहा है, इसको लेकर की लगातार तमाम जो श्रद्धालु घाटों पर पहुंचने लगे थे, इसको लेकर तमाम पुलिस पहले से किया गया व्यक्ति थी और यहाँ पे सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से तमाम जो पुलिस बल है सभी घाटों पे अपने अपनी नजर बनाए, हालांकि ड्रोन से भी नहीं व्यक्ति किए, इसलिए मेला क्षेत्र को कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पे 8 सेक्टर और तमाम जो सेक्टर है उसमें विभाजित किया गया और लगातार यहाँ पे जो हरिद्वार एसएसपी प्रविंदर वाले वो भी सभी घाटों पे निरीक्षण कर रहे हैं। जी विशाल, तो ऐसे में क्या माने, कितनी बड़ी संख्या में अभी श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और आस्था की डुबकी भी क्योंकि लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में गोताखोरों की ओर भी क्या कुछ प्लानिंग की हुई है प्रशासन की ओर से? जी, जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, यहाँ पे तमाम जो घाट है वहाँ पे जल पुलिस का पैर है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं उनके साथ में किसी तरह कोई हादसा ना हो जाए, इसको लेकर भी पुलिस यहाँ पे लगातार ही
तमाम घाटों पे पुलिस को तैनात कर देते हैं। यहाँ पे हमने देखे कि प्रशासन के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया था, उसमें अभी तक बताया गया है कि करीब सुबह से लेकर अभी तक 4 लाख से अधिक जो श्रद्धालु वो गंगा घाटों पर स्नान कर चुके हैं। लगातार कहीं ना कहीं ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि हमने देखे कि लगातार श्रद्धालु की जो भीड़ है वो घाटों में बढ़ रही है। खासतौर से हमने देखे कि जो महिला घाट है वहां पे महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक ना उसको लेकर यहाँ पे स्वयं जो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे जिलाधिकारी है या फिर हरिद्वार के एसएससी दबाल उनके द्वारा लगातार भी यहाँ पे घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। तो कई दिन पहले से कार्तिक पूर्णिमा स्नान की जो तैयारी थी वो यहाँ पे चली। तो ऐसी मान्यता है विशाल की यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर जो श्रद्धालु गंगा घाट पर आए के गंगा स्नान करते हैं, दीप दान करते हैं, उनको तमाम जो पाप होते हैं उनकी मुक्ति मिल जाती है। लगातार ही हमने देखे कि अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक जो प्लान था वो भी लागू कर दिया गया था। किसी भी तरह का जो हैवी ट्रैफिक है वो हाईवे पर नहीं देखा जाएगा। यहाँ पे 2 दिनों के लिए जो हैवी ट्रैफिक है वो दिन भर के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखा गया। तमाम जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से जो आने वाले वाहन है उनको बैरागी कैंप में खड़ा किया जाएगा। यहीं पे जो बिजनौर की साइड से आने वाले वाहन है उनको पंजी पार्किंग में खड़ा किया जाएगा। तमाम वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। यदि अधिक भीड़ बढ़ जाती है तो उसके लिए अतिरिक्त पार्किंग भी रखी गई है। ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पे तमाम जो नियम थे वो पहले ही बता दिए गए थे, किस वाहन को कहाँ भेजना है, किसी भी तरह के श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसको लेकर भी यहाँ पे पुलिस ने ध्यान रखा है। सबसे बड़ी बात ये ऐसा लक्ष्य हमने देखे कि जब यहाँ पे किसी तरह का कोई स्नान होता है तो जो व्यापारी होते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं चाहे खिल जाती है, क्योंकि व्यापार भी बढ़ जाते हैं। इस कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर जो व्यापारी वो कई दिनों से इसकी जो है इंतजार भी कर रहे थे, यहाँ पे तैयारियां भी कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दुकानदारी होती है वो स्नान के दौरान बढ़ जाती है। लगातार जो श्रद्धालु होते हैं वो बचाव भी होते, कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो हरिद्वार का व्यापार देखने को मिल जाएगी। तमाम जो होटल धर्मशालाएं हैं वो यहाँ पे बिल्कुल पूर्ण दिखाई दे रही है। जी विशाल। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुड़की से बड़ी खबर, डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित होकर पलटी कार, हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत, 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। कार में सवार थे 9 लोग, शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे सभी। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया है अस्पताल। एसपी देहात स्वप्न किशोर ने घायलों का जाना हालचाल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डिवाइडर से टकरा गई कार और उसके बाद अनियंत्रित होकर पलट गई। मौके पर ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया और बाकी 5 लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर हाल फिलहाल में उनका उपचार भी जारी है। और ये बताया जा रहा है कि शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। हालांकि मौके पर एसपी देहात स्वप्न किशोर भी पहुंचे हुए हैं, उन्होंने घायलों का हालचाल भी जाना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रुड़की से, जहां पर हादसा हो गया है बड़ा और इस दौरान 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे सभी लोग। स्कॉर्पियो कार में सवार थे और 9 लोग इस कार में बताए जा रहे हैं। हालांकि 4 लोगों की तुरंत मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जबकि 5 घायलों को अस्पताल में भी भर्ती कराया, जहां पर उनका उपचार भी जारी है। और एसपी देहात स्वप्न किशोर भी मौके पर पहुंचे, स्थिति का उन्होंने जायजा लिया, साथ ही घायलों से भी उन्होंने मुलाकात की है, उनका भी हालचाल जाना है। और संवाददाता मनोज कश्यप फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह से बड़ा कार एक्सीडेंट हो गया? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार की रुड़की से एक बड़ी दुखद की खबर सामने आई, जिसमें हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। हालांकि यहाँ पे जो जानकारी मिल पाई है कि स्कॉर्पियो शादी में जा रहे थे, जिसमें करीब 9 लोग सवार थे, इसका यहाँ पे अनियंत्रित होकर यहाँ पे एक्सीडेंट के बाद मौके पर 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। हालांकि जो 5 घायल थे उनको पुलिस की मदद से 108 एम्बुलेंस की मदद से लगातार जो है यहाँ पे जो पुलिस की टीम थी उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया, उनका इलाज यहाँ पे चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि तमाम जो घायल
घायल थे उनकी भी जो हालत है वो काफी नाजुक बताई जा रही है। हालांकि तुरंत सूचना मिलते ही यहाँ पे जो पुलिस की टीम थी वो मौके पर पहुंची थी, डॉक्टर की टीम भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा हादसा है इसमें बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे वाहन चालक थे वो अपना जो एक नियंत्रण थे वो खो बैठे थे। इस वजह से जो स्कॉर्पियो कार थी वो डिवाइडर में टकरा गई, ये बड़ा हादसा हो गया। जी विशाल। तो ऐसे में स्वप्न किशोर जो कि एसपी देहात हैं वो भी मौके पर पहुंचे, किस तरह का जायजा हालातों का लिया उन्होंने? बिल्कुल, देखिए विशाल, जिस तरीके की हादसे की जानकारी पुलिस टीम को मिली तो तुरंत जो एसपी देहात है स्वप्न किशोर वो तुरंत मौके पर पहुंचे। तमाम जो घायल थे उनको अस्पताल के लिए रवाना किया गया, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे जब ये सूचना पुलिस को मिली थी तो एम्बुलेंस थोड़ी सी देरी से यहाँ पे पहुंची थी, इसलिए तमाम जो पुलिस टीम मौके पर थी उन्होंने अपने वाहनों से तमाम जो घायल थे और जो मृतक थे उनको हॉस्पिटल में भिजवाने। देखते हैं कि जब कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो पुलिस किसी तरह कोई लापरवाही नहीं बरतती। हालांकि अब उस बात की भी जांच की जा रही है कि यहाँ पे जो ये डिवाइडर से वहां टकरा है ये कहीं किसी सड़क की वजह से तो यहाँ पे नहीं टकरा है, किसी तरह कोई ऐसी कमियां तो सड़क में नहीं थी कि जिस वजह से ये यहाँ पे बड़ा हादसा हो। क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे पहले भी कहीं हादसे ऐसे हो चुके हैं। अब पूरे मामले की जाँच की जा रही है। यदि कोई हाईवे पर किसी तरह कोई गड्ढा या फिर किसी भी तरह की कमी पाई जाती है तो उसको भी यहाँ पे दुरुस्त किया जाएगा। जी विशाल। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में आज सुबह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। पिथौरागढ़ से टनकपुर की ओर जा रहा डाक पार्सल ट्रक अनियंत्रित होकर स्वाला के पास पलट गया। वाहन दुर्घटना देख आसपास के ग्रामीण मदद के लिए पहुंच गए। ग्रामीणों ने किसी तरह चालक को ट्रक से बाहर निकाला। हालांकि ट्रक चालक को सिर्फ मामूली ही चोटें आई हैं। देहरादून जिला प्रशासन ने जमीनी धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खोलने का फैसला लिया है। इसकी मदद से जमीन खरीदने वालों को रजिस्ट्री से पहले ही उनकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए समीन बंसल ने बताया है कि दून में रजिस्ट्रार कार्यालय के पास जल्द ही डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खोलेगा, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया जा चुका है। ज्यादातर लैंड फ्रॉड्स का जो कारण है, जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो बायर की इग्नोरेंस है। कहीं ना कहीं पे जो बायर हैं उनको ये संज्ञानित नहीं हो पा रहा है कि कहाँ से वो उस जमीन के टुकड़े के बारे में डिटेल्स देखें कि उसका ऑलरेडी पहले ट्रांजैक्शन हो चुका है या नहीं, या वो पहले किसके नाम पे है चढ़ी हुई है खतौनी में। इसी वजह से जो इंटरमीडियरीज हैं उनका रोल ज्यादा बढ़ जा रहा है उनके ट्रांजैक्शंस में, रजिस्ट्री प्रोसेसेस में, और उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जो हमारे बायर्स हैं। सो इसका एक सरल उपाय ये था कि हम एक मुफ्त सुविधा दें आम जनमानस को एक कंप्यूटर कियोस्क के माध्यम से, कि वो वहां पर आकर पहले जिस जमीन के बारे में ट्रांजैक्शन की जा रही है उसका पूरा डिटेल्स देखें। उत्तराखंड वन विभाग ने वन अग्नि से निपटने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत विभाग की ओर से फायर अलर्ट सिस्टम से सरपंचों को भी जोड़ा जा रहा है। इस संबंध में अपर प्रमुख वन संरक्षण वन अग्नि नियंत्रण निशांत वर्मा ने बताया है कि एफएसआई के फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम से अधिकारियों के साथ ही वन पंचायतों के सरपंचों और तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी जोड़ा जा रहा है। राज्य में वन अग्नि सूचना प्रबंध प्रणाली को और बेहतर करने के लिए फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड मोबाइल ऐप भी विकसित किया जा रहा है। इससे रिस्पॉन्स टाइम को और कम किया जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि विभाग की कोशिश है कि आगामी सीजन में जंगल की आग की घटनाओं में नियंत्रण रखा जा सके। इसके लिए ये कोशिश जारी की गई है। उनके प्रतिनिधियों को भी हम लोग इससे जोड़ने जा रहे हैं। इसका आशय ये है कि जब भी कोई फायर उनके आसपास के क्षेत्र में होगी तो उनको तुरंत अलर्ट मिल जाएगा और वो फिर जो है सक्रिय रूप से हमारे साथ जो है, हमारे वन कर्मियों के साथ जो है उसको नियंत्रित करने में अपनी भूमिका जो है अदा कर पाएंगे।
एक मोबाइल ऐप जो है हम लोगों ने विकसित किया था, जो पहले केवल एक ही प्रभाग में चला। अब इसको अक्रॉस द स्टेट जो है चलाने की कार्रवाई हो रही है। इसमें आजकल प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जा रहा है हमारे सभी प्रभागों में, जितने भी हमारे प्रभाग हैं उसमें जो हमारे मास्टर कंट्रोल रूम के ऑपरेटर हैं और दूसरे लोग हैं जो वनाग्नि सूचना के आदान प्रदान से जुड़े रहते हैं, उनको जो है प्रशिक्षण